लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। आपको पता है, पिछले कई दिनों से लगातार हम घूम रहे हैं जींद हलके में। जींद में यूं तो उपचुनाव है, लेकिन इस उपचुनाव का किसी बड़े चुनाव से कम महत्व नहीं है। सरकार का टेस्ट है, आईएनएलडी जेजेपी का टेस्ट है, जातीय समीकरण का टेस्ट है। 31 तारीख को जो नतीजे आएंगे, मैं अक्सर ये कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ कि एमएलए कौन बनेगा, ये आंकड़े हैं वो सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि एमएलए कौन बनेगा, बल्कि आंकड़े कई तरह के आकलन और हम लोग जैसे जो पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं उनको हरियाणा पढ़ने और समझने में मदद भी करेगा। आज जिन्हें हम थर्मामीटर लगा रहे हैं वो बड़े ही दिलदार पर्सनालिटी है। कहते हैं यारों के यार हैं, दुश्मनों के दुश्मन हैं और दिल खोल कर बात करते हैं। अब भी नाम बताने की जरूरत तो है नहीं। नाश्ते के टेबल पे दलिया तैयार कर रहे हैं अभय सिंह चौटाला साहब। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैंने कहा दिलदार भी हैं, दमदार भी हैं, और जींद की धरती तो वैसे ही पॉलिटिकल राजधानी है। तो आगे बढ़े। ये क्या खा रहे हैं सर आप? मतलब मेरे वाले में आपने पराठा डाला है, अपने वाले में दलिया डाला है। मैं हमेशा दलिया ही खाता हूँ। अच्छा, नाश्ते में। अच्छा। परांठा तो कोई आप जैसा साथी कभी आ जाए तब नसीब होता है। अच्छा। मुझे तले हुए का ज्यादा शौक नहीं। जी। तले हुए का मतलब समझ गए होंगे? हाँ हाँ, समझ गया। मुझे जो लोग चिकनी चुपड़ी बात करते हैं जो लोग मिलावट करते हैं, हाँ, वो पसंद नहीं है। वो पसंद नहीं है। हाँ, इसलिए मैं तली हुई चीज भी नहीं खाता। अच्छा। ना तली हुई चीज खाता है, ना तले हुए लोगों को अपने पास रहने देता हूँ, फटकने भी नहीं देता हूँ मैं। नहीं, फटक तो जाते हैं। अच्छा। पर मैं ज्यादा उन पे भरोसा नहीं करता हूँ। अच्छा, ये मतलब ये पराठा है या रोटी है, ये समझने में आपको कितना वक्त लगता है? कोई ज्यादा देर नहीं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि मतलब पराठा है या तवे वाली रोटी है? मैं यहाँ तक भी समझ जाऊँ ये खुश्क है कि ड्राई है कि ये चुपड़ी हुई है कि तली हुई है। अच्छा, ये भी समझ जाते हैं। तो ये क्या कार्यक्रम रहता है सर ये चुनाव के दरमियान? बस मैं सुबह अपना जब नाश्ता करता हूँ तो उससे पहले भी बहुत सारे पार्टी के लोगों से मिलता हूँ। और मोस्टली मैं सुबह जल्दी उठ करके जी 10, 20, 50 लोगों से जरूर मिलता हूँ। चाहे किसी पार्क में जाके मिल के आऊँ, चाहे पहले से किसी के घर का तय किया होता है भी आज जी आपके साथ सुबह की मॉर्निंग चाहे आपसे पीऊंगा, और वहीं पे 20-30 लोग अड़ोस पड़ोस के घरों से आ जाते हैं। जी। इस तरह के 2 कार्यक्रम सुबह सुबह रखता हूँ मैं। अच्छा, एकदम सुबह में? हाँ, एकदम सुबह में जी। उठते ही ब्रश करके सीधा उन्हीं के पास जाता हूँ, चाय उन्हीं की पीता हूँ, वहीं उनसे सारी बातें करता हूँ। और उसके बाद फिर आके अपना जब नाश्ता करता हूँ तो उससे पहले बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी यहाँ ड्यूटियाँ लगी हुई है, जो अलग अलग वार्डों में गए हुए हैं, कोई गांव में गया हुआ है। हम सबसे रोजाना अलग अलग वार्ड के हिसाब से, अलग अलग गांव के हिसाब से रिपोर्ट भी लेता हूँ। और अच्छा। क्या जरूरत हो रहा है इलेक्शन के हिसाब से उसको भी ऑफिस को हिदायत देकर पूरा करवाते हैं। अच्छा, वो फीडबैक भी ले लिया और आगे का इंस्ट्रक्शन भी दे दिया जरूरत मुताबिक। फिर दिन भर? अब दिन भर मेरे जो कार्यक्रम है, पहले तो मैंने गांव के वार्डों के मीटिंगें करी, और अब मैं 20, 30, 50 लोग एक घर में जैसे बैठते हैं, कोई चाय का प्रोग्राम होता है, बातचीत है, वहीं उनसे बैठ करके बातचीत करता हूँ। और बातचीत भी थोड़ी देर नहीं, 15 से 20 मिनट एक जगह लगाता हूँ, पूरी तसल्ली से उनसे भी पूछता हूँ और अपनी बात भी कहता हूँ। मैं औरों की तरह ये नहीं कि किसी के घर में गया तो झंडा लगा ले, तो फटरी लगा ले, तो हमें वोट मत दे, लेकिन हमारा ये साजो सामान सजा ले। अच्छा। मैं उन बातों में विश्वास नहीं रखता। मैं सिर्फ
लोगों के साथ बैठ करके उनकी बातचीत, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो इलेक्शन में क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये सारी बातें उनसे समझते हैं। समझता हूँ। और फिर ये देर दोपहर का खाना कहाँ होता है? दोपहर का खाना तो मैं जिसके घर में दोपहर का टाइम हो जाए वहीं खा लेता हूँ। जो बना होता कहता हूँ भाई 6 के बजाय खाना खिला दो। अच्छा, तो दोपहर में किसी भी न किसी कार्यकर्ता के घर ही? कार्यकर्ता रात तक, देर शाम रात तक कब तक चलता है कार्यक्रम? 10 साढ़े 10 बजे तक। अच्छा, मैं लोगों की तरह जाके किसी को बिस्तर से सोए को नहीं उठाता। आपके मित्र तो कुछ है जो सुबह 4 बजे तक घूमते हैं। मैंने बताया ना, किसी रणदीप जी से मैं बात करा था, बोले मेरी पुरानी आदत है, 4:30 साढ़े 4 बजे तक मैं घूमता हूँ। किसी भी बुजुर्ग को नींद में सोए को बिस्तर से जा करके नहीं उठाता। मान के चलो, जिस किसी को आप सुबह 4 बजे तक जा करके परेशान करते हैं, इसका मतलब आपका दिवालिया पिट गया कि आपकी कुछ सुनने को तैयार नहीं। इसलिए रात के अंधेरे में जा करके आप उनके बिस्तर से उनको उठा करके उनके पैर पकड़ के मनाने की कोशिश करते हो। मैं जो वोट मांगता हूँ जा करके केवल इस बात का मांगता हूँ कि जो हमारे 5 वर्ष थे, उन 5 वर्ष के दौरान किस किस्म के काम पूरे प्रदेश में हुए और आज की तारीख में कैसे भाजपा और कांग्रेस जो है आपको कमजोर करने में लगी हुई है, कैसे अलग थलग करने में लगी हुई है, यहाँ किस किस तरह के नारे लोगों ने दिए, कितना जातीय विवाद इस प्रदेश में खड़ा किया है, किस तरह से इस प्रदेश को जातीय विवाद के साथ साथ आग में धकेलने का काम किया, उन सब बातों पे चर्चा करता हूँ। और 100% वहाँ हर जाति के लोग होते हैं, सबको ये बात समझ में आती है कि बिल्कुल ठीक बात है। ये जब आप बात कर रहे थे कि जब आपकी सरकार थी और उस वक्त क्या काम हुआ, वो आप बात करते हैं। कई दफा जब मैं ऑपोजिशन के लोगों से बात करता हूँ, मैं तो घर घर घूमता हूँ सर, वो कहते हैं कि आईएनएलडी से ये क्यों नहीं पूछते हैं आप कि आईएनएलडी पर ओम प्रकाश चौटाला जी या पहले से देवीलाल जी के समय से ही ये जींद को माना जाता था आईएनएलडी का, या माना क्या जाता था है कि स्ट्रांग होल्ड है, नरवाना से रहे, मुख्यमंत्री रहे। जो ये कहते हैं आईएनएलडी के लोग कि जींद बड़ा पिछड़ा हुआ है, तो ये सवाल तो सबसे पहले आईएनएलडी से पूछा जाना चाहिए। इस इलाके ने आपको ताकत दी है, मुख्यमंत्री बनाया है, तो भी ये इलाका पिछड़ा हुआ है। हमारा जो 2000 से 2005 का वक्त था या सन 1977-87 जो था, चौधरी देवीलाल ने ऐसे सोशल काम किए लोगों के जिससे आम आदमी को फायदा हुआ था और उनके जो किए हुए काम थे पूरे देश में लागू हुए। चौटाला साहब ने 2000-2005 के बीच में एक कार्यक्रम शुरू किया था, सरकार आपके द्वार। और सरकार आपके द्वार का मतलब सीधा था कि गांव में, शहर में जो वार्ड के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो आकर के अपनी डिमांड्स रखा करते थे और चौटाला साहब इमीडिएटली उन सब की डिमांड्स को उसी वक्त मंजूर करते थे और उसके लिए पैसा भेजते थे ऑन स्पॉट। हाँ, पैसा भेजते थे। कोई भी व्यक्ति, किसी भी गांव की पंचायत उस वक्त की जो थी या आज भी आप जाकर के पूछ सकते हो, वो खुले मन से बात कहेंगे कि चौटाला साहब के वक्त में बहुत सारा पैसा गांव के विकास के लिए आया, बहुत सारा पैसा शहर के विकास के लिए आया। हमने लोगों को 100% उस वक्त के अंदर जो गांव की हालत थी उसका सुधार किया। कांग्रेस ने और बीजेपी ने 15 साल में जहां इस प्रदेश को लूटा, वहां इस प्रदेश को बर्बाद भी किया। इन्होंने एक पैसा भी, अब मैं आज के अखबार पढ़ रहा था, कृषि मंत्री जो है ओम प्रकाश धनखड़, जिसके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है, उसने कह रखा था कि हम गांव को 15 से 20 लाख रुपए सरपंचों को देंगे। 4.5 साल क्यों नहीं दिए? तब क्या दिक्कत थी? तब गांव के विकास पे पैसा क्यों नहीं खर्च किया? अब क्योंकि चुनावी है और इनको इनके औकात का पता लग रहा है। गांव के अंदर जब जाते हैं लोग, जब इनको पढ़ते हैं, लोग पूछते हैं कि तुम इतने दिन कहाँ थे, तब इस तरह के बयान देते हैं।
आज कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिस डिपार्टमेंट में पूरी तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे नहीं है। मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, जींद का ले लो। जींद में इंटरलॉकिंग की गलियां बनाई जा रही है शहर के अंदर। आम आदमी उससे परेशान है। वो कहता है कि गाड़ियों में टायर खा जाती है, गाड़ी को हिला करके रख देती है। उसके इलावा जो टाइल 10 रुपए की थी, 9 रुपए की थी, उसका 19 रुपए में ठेका दिया गया। जो काम 10 रुपए में होना चाहिए था वो 10 की बजाय आज 20 रुपए में हो रहा है। तो ये तो बड़ा आरोप है। आप इस चीज का पता करो। नहीं तो आप तो विधानसभा में तो मैं इस इशू को उठाऊंगा अब। हाँ, लेकिन आज की तारीख में जो जींद में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने तत्वों को लाभ पहुंचाने की बात है। कैसे सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैंने तो विधानसभा में एक इशू उठाया था, कविता जैन का मामला था। चीफ मिनिस्टर कह रहा था मैंने भ्रष्टाचार पे पूरी तरह से अंकुश लगा रखा। मैंने उनको एक उदाहरण दिया वहीं पे। मैं क्या आप इंक्वायरी कराओ ताकि सारी चीज सामने आए। हरियाणा के अंदर कोई भी काम जो होता है उसका डीसी जो है वो तय करता है भी कितने रुपए में ये चीज कंप्लीट हो सकती है। वहां पे एक टेंडर दिया जो हरियाणा में तो पूरे वो टेंडर जो है कोई 7, 8, 10 रुपए के थे। उसका खर्च लागत जो आ रही थी वो काम 5 करोड़ में होने वाला था। एक बिल्डिंग बनाई थी इसकी म्युनिसिपल कमेटी की। अच्छा। हरियाणा के ठेकेदार को अगर वो ठेके पे देते तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 करोड़ रुपया उस पर लग सकता था। उन्होंने हरियाणा का जो टेंडर प्रथा थी उसको दूर किया और दिल्ली का एडॉप्ट किया। जबकि दिल्ली का हमारे हरियाणा में एडॉप्ट करने का मतलब क्या। वहां पे वो चीज जो है 20 रुपए 22 रुपए में थी। अच्छा। तो उस पर 12 से 13 करोड़ रुपया खर्च हो रहा था, खर्च किया। अच्छा। अपने छतों को कमीशन खिलाने के लिए, अपना खुद का कमीशन उसमें रखने के लिए। मैंने कहा इंक्वायरी करा लो। अरे इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, तो तथ्य है, सारी चीजें रिकॉर्ड किया है। मैंने कहा इसके खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कविता किस तरह से आज इस मंत्रालय को चला रही, इसको हटाना चाहिए आपको। तो कैसी खुली छूट है, कैसे खुली तरीके से लूट रहे हैं। सड़कें पाड़ी जा रही है। जिन सड़कों को रिपेयर करने की जरूरत थी, जिनको दोबारा रिकारपेट करने की जरूरत थी, या जिनको सिमेंटेड बनाया जाता है जिसपे कम से कम कोई लंबे समय तक चलती, आज ये जो गलियों में सड़कें इंटरलॉकिंग की बनाई जा रही, कोई थोड़ा सा हैवी वेट व्हीकल निकलता है, साथ के साथ बैठ जाती है, उबड़ खाबड़ हो जाती है सारी की सारी। आज उबड़ खाबड़ होगी, कल फिर पाड़ के दोबारा बनाएंगे, फिर कमीशन खाएंगे। तो कमीशन खाने का एक जरिया बना रखा है इन्होंने। कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो आपको परमानेंट नहीं बनाओगे तब तक कोई चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। यहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो कैसे कमीशन खाया जाए केवल इस चीज पे जोर लगा। तो जब आप चुनाव में जाते हैं, चुनाव प्रचार के लिए सभाएं करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो जैसे आप मुझे बता रहे हैं या समझा रहे हैं या मेरे जरिए आप हरियाणा के लोगों को बता रहे हैं, क्या ये रहता है वहाँ पर, या वहाँ पर सिर्फ इमोशनल और जो उस तरह के जो मसले हैं जो तुरंत में जिस पे जिंदाबाद हो सके वो रहता है? ये सारी बातें मैं लोगों को ये तो बता रहा हूँ कि 20 मिनट 25 मिनट जो बैठता हूँ उनके साथ, मैं इन सब बातों की चर्चा करता हूँ उनसे। और लोग ये बात मानते हैं कि हमने जब आप विधानसभा में बोलते हो तो देखा है कि आप हमेशा लोगों की इश्यूज के ऊपर लड़ाई लड़ते हो विधानसभा। मैंने कहा भी मैं अपने हल्के की बजाय पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है उस बात को ज्यादा तवज्जो देता हूँ। और प्रदेश के अंदर किसी भी वर्ग के साथ जब अनदेखी की जाती है तो मैं उनका इशू उठाता हूँ। जैसे अनाउंसमेंट का मामला था सेक्टरों का, मैंने मुख्यमंत्री को बकायदा विधानसभा में पूछा कि ये अनाउंसमेंट का पैसा जो है जो सरकार को देना चाहिए आप कंज्यूमर से कैसे ले सकते हो। मैंने घर के लिए प्लॉट लिया एक, जिस दिन प्लॉट लिया उस दिन मुझे ये कहा गया कि इसमें आपको 10-5% पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। सीवरेज की लाइन है, बिजली है, कारपेटिंग है, चलो हम मान सकते हैं इस बात को। इन्होंने तो जो कॉमर्शियल एरिया था, चाहे कोई मार्केट बनी उस सेक्टर में, चाहे कोई वाटर वर्क्स बनी उस सेक्टर में, चाहे वहाँ कोई पावर स्टेशन लगा, चाहे कोई पार्क बना, चाहे कोई स्कूल बना, उन सब का भी जो पैसा था
अनाउंसमेंट का जो आया था, वो पैसा जोड़ करके भी जो जिन लोगों के घर थे उन पे डाल दिया। प्लॉट तो लिया 10 लाख का, अनाउंसमेंट के साथ 40 लाख का हो गया। तो जो मीडियम क्लास के लोग हैं वो लोग जाकर के सेक्टर में प्लॉट लेते हैं। या तो कोई सर्विसमैन है जिसने अपनी रिटायरमेंट के ऊपर जो पैसा उसको मिलता है उससे प्लॉट खरीद लिया, घर बना लिया ताकि आगे बच्चों को दिक्कत ना हो। या कोई ऑलरेडी सर्विस में है, उसने लोन ले लिया, कुछ पैसा अपनी तनख्वाह में से उसमें बढ़ता है, अपना मकान बना लिया। वो कहाँ से 30 लाख रुपए लेके दे देगा? आप जब इतने सारे फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, फिर भी बाहर एक प्रचार रहता है ना? हालांकि पॉलिटिक्स में ठीक है, सब लोग एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, प्रचार रहता है कि अभय जी हमेशा बीजेपी के लिए सॉफ्ट रहते हैं। प्रचार कोई और थोड़ा ही कर रहा है, वो लोग कह रहे हैं जो मेरे पिछली बेंच पे बैठते थे। वो उन्होंने एक नया लोगों के अंदर सोचा छोड़ रखा है। ये तो कभी लोगों की समस्याओं को विधानसभा में उठाए, ये तो बीजेपी के पक्ष में खड़े रहे। अब बेचारों के पास कुछ बचा ही नहीं ना, क्या कहे, किस चीज का आरोप लगाए? जो आरोप लगाने थे उन आरोपों से तो मुंह की खानी पड़ गई। गुंडा का तो उन्होंने मुंह की खाई, दुर्योधन का तो मुंह की खाई, 17वीं की बात करी तो लोगों ने मुंह की खुआई इनको। अब आके दे दे के इस बात पे आ गए। कल और क्या कहेंगे? जो लोग ये कहते थे कि हम विधानसभा में लोगों की आवाज उठाएंगे, जो 3 एमएलए लेके गए थे अलग से, कहते थे हम विधानसभा में अब जो सेशन होगा उसमें जोर शोर से बोले। उस सेशन में जो एक दिन का था, मैं तो SYL के लिए लड़ रहा था, मैं तो किसान के कर्जे की बात कर रहा था। ये लोग तीनों जो बैठे थे मेरे साथ, आधा घंटा बैठ करके सेशन में चले गए, दूसरी सीटिंग में तो आए ही नहीं बेचारे। तो मान के चलो इन लोगों को कोई विधानसभा से लोगों की समस्याओं से मतलब नहीं है। तो सारा दिन झूठ के गोले छोड़ते हैं सुबह से शाम तक, स्वयं झूठ बोलने के, स्वयं उल्टे सीधे प्रचार करने के कोई काम नहीं है। ये बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे, बहुत जल्दी लोग इनकी असलियत जान जाएंगे। मैं कल देख रहा था आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आप वहां पे गए हुए थे और ओम प्रकाश चौटाला जी की चिट्ठी दिखा रहे थे और सब कागज दिखा रहे थे। मैं हरियाणा में बहुत सारे लोगों को, जितने बड़े नेता हैं उनको बहुत करीब से कवर करता हूं, और सिर्फ इंटरव्यू लेने वक्त नहीं, जब इंटरव्यू नहीं भी लेता हूं, मैं उनसे दूर रहता हूं, तब भी उनको पढ़ते रहता हूं मैं, कब क्या बयान आया, चेहरे पे क्या तनाव था। मैंने देखा कि अभय जी ने पहली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि आज की तारीख में अजय सिंह फैमिली, है ना, अजय सिंह नाम तो नहीं लिया था, इंडिकेशन था, मैं जोड़ दे रहा हूं, कि मैं पारिवारिक रिश्ता जो रहा था, क्योंकि मुझे याद है कि पहले विवाद हुआ था तो आपने ये कहा था कि पॉलिटिक्स अलग है, खाना तो मेरा आज भी सिरसा में अजय भाई साहब के घर से ही आता है। लेकिन उस दिन अभय चौटाला ने ये कहा कि मैं पारिवारिक रिश्ता भी आज तोड़ता, खत्म करता हूं। बहुत दर्द है अंदर। आप मुझे एक चीज बताओ कि कोई भी परिवार का, किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य अपने बड़े बुजुर्ग को तकलीफ दे, बड़ा बुजुर्ग एक दिन सहन करेगा, 2 दिन सहन करेगा, वो सोचेगा कि कहीं समझ में आ जाए, 10 दफा भी कोशिश करेगा कि चलो मेरे घर में पैदा हुए बच्चे हैं, ये ठीक लाइन पकड़ ले। अगर आप उनको पीठ में छुरा घोंपो, आप उनको दर्द देना शुरू कर दो, आप लोगों के बीच में जाके उनके लिए झूठी बातें कहनी शुरू कर दो, और आप इस उम्र में उनको सम्मान देने की बजाय उनका अपमान करना शुरू कर दो, तो क्या वो बुजुर्ग ज्यादा दिन तक इस बात को बर्दाश्त करेगा? चौटाला साहब के लिए जिस तरह के अच्छे हथकंडे इन लोगों ने अपनाए, जो इन्होंने किया, उससे मैं नहीं, कोई भी मेरी जगह होता है, मैंने तो फिर भी सारा एपिसोड होने के बाद लंबे टाइम तक इन इश्यूज पे किसी से कोई चर्चा करने की बजाय ये माना था कि कहीं अब भी इन लोगों के समझ में आ जाए।
जब सारी चीज़ें, सारी हदें पार कर दी, जब सर से ऊपर से पानी निकलने लगा, तो मुझे ये फैसला लेना पड़ा। और मैं एक बार फैसला लेता हूँ, मैं रोज़ फैसला बदलता नहीं। मेरा हमेशा हमेशा के लिए इनसे रिश्ता खत्म है। मैं दोबारा ना तो इनको अपने साथ बैठाऊंगा, ना राजनीतिक तौर पे अपने साथ रखूंगा, ना पारिवारिक तौर पे इनको साथ रखूंगा। ये मेरा फैसला है। मैंने जो मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे गुस्सा इस बात का कि जो अपने माँ बाप की, जो अपने बड़ों की, मैंने उसका, मेरी भाभी का एक बयान देखा। उसने ये कहा कि मेरे तो सब लोग पीछे पड़ गए, मेरे बच्चों के पीछे पड़ गए, सास ससुर भी पीछे पड़ गए, देवर भी पीछे पड़ गया। उनसे तो पूछ लो जाके एक बारी कि हमारे परिवार का कोई सदस्य आज उनके साथ है क्या? चाहे कोई मेरे भांजे भांजी या मेरे बच्चे जो है उनके कहीं आगे रिश्तेदार है, एक व्यक्ति भी साथ नहीं। इस बात के लिए साथ नहीं है कि इन लोगों ने चौटाला साहब के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। जहाँ परिवार में भुगत रहे हैं आज, भाई लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये मतलब, चूंकि मैं तो आपको ऑब्जर्व करता रहता हूँ, चलिए ठीक है, ये पारिवारिक मसला है। चूंकि मैंने आपको उस दिन बोलते हुए सुना तो मैंने कहा कि एक बार जरूर इस पर मैं आपसे बात करूंगा। अब हम पॉलिटिकल आ जाते हैं, परिवार के इस मसले को हम यहीं खत्म। दुष्यंत का बयान पढ़ा जी, उसने कहा कि भी पारिवारिक रिश्ते कोई हाँ, इस तरह से खत्म नहीं नहीं, उसने जब आपने पीसी की तो दुष्यंत ने शाम में पीसी की और ये कहा कि शीशे गलती से टूट जाते हैं और रिश्ते गलतफहमी से टूट जाते हैं। गलतफहमी से नहीं टूटते रिश्ते, गलतफहमी तो बैठ के दूर कर ली जाती है। रिश्ते तो जब कोई बेईमान होता है तो टूटते हैं। ये बेईमान है। आपने चौटाला साहब का सुना नहीं? पूरा सुना। आपको लगता है कि मैंने किसी का ऐसा होगा जो नहीं सुना होगा? उन्होंने कितना खुल करके कहा कि मैं देशद्रोही और गद्दारों के साथ कभी समझौता नहीं करता। ये तब आदमी कहता है जब बहुत बड़ी पीड़ा होती है उसको। मसले थे, हालांकि मैं उसको पारिवारिक इसलिए नहीं कहता हूं कि वो राजनीतिक मसले बन गए हैं। जितनी चर्चा ये लोग और जेजेपी वाले नहीं करते हैं, इससे ज्यादा आजकल कांग्रेस और बीजेपी वाले इस पर बात कर रहे हैं। बहरहाल, जब आप फील्ड में हैं, जब आप चुनावी मैदान में हैं, सारे योद्धा हैं मैदान में, 28 को जींद की जनता तय करेगी कि सबसे बड़ा योद्धा कौन है, जिसको वो सेलेक्ट कर ले। लोकतंत्र का तो यही वसूल है। यही होता है। आप एक और चीज आपको बताना चाहूंगा जी, ये लोग अब इतने ज्यादा, कहते हैं ना कि आदमी जब बिछड़ जाता है तो फिर कुछ भी बोल देता है। अब तीनों माँ बेटा जो है लोगों के बीच में एक बात और कहने लगे कि ये जो बुढ़े ना तुम्हारे, जो चौटाला साहब की बात करते हैं, इनकी रोटी बंद कर दो ताकि ये सीधे हो जाएंगे। मतलब कैसे बुजुर्ग लोगों का अपमान करते हैं। ये बयान है, ये कोई मेरी कही हुई बात नहीं, राजद कोई आरोप नहीं है किसी पे। मतलब ये बयान आए हैं, उन्होंने गांव में ये बात कही है। इससे ज़्यादा और क्या गिरावट आएगी, इससे ज़्यादा और क्या बड़ों का अपमान करेंगे। केवल चौटाला साहब का नहीं, इन्होंने तो हर बुजुर्ग का अपमान करने के लिए कहा है कि इनकी 2 दिन रोटी बंद कर दो ताकि ऐसी देव के लग जाएंगे। बड़ा, इससे बड़ी गिरावट हो सकती है? क्या राजनीति है? मैं इससे जुड़ा ही एक राजनीतिक सवाल अब आपसे ये करना चाहता हूँ। सर, हिंदुस्तान में आपको पता है, हम भी जब टेलीविजन चलाते हैं, जब न्यूज़ कंटेंट डिसाइड करते हैं, तो इसको गर्म करवाई, इमोशंस, भावनाएं बिकती हैं ना। हम भी कंटेंट जब प्लान करते बोलते यार इसमें इमोशनल फैक्टर है, इस स्टोरी को प्ले करो। हिंदुस्तान की एक रीत है हिंदुस्तानियों की कि जो पीड़ित दिखता है, चाहे वो गलत हो या सही हो, आपको भी ये पता है, पब्लिक उसके साथ हो लेती है। आप रोड पे साइकिल चला रहे हो, धक्का लग जाए, साइकिल चलाने वाले की कोई गलती ना हो,
जो आदमी रोड क्रॉस कर रहा था गलती उसको, वो गिर जाए, ठेवने पे थोड़ी सी चोट लग जाए, पूरी पब्लिक खड़ी हो जाएगी, अरे कैसे साइकिल चलाते हो। वो जो संवेदना है, आपको ये लगता नहीं है कहीं पर आशंका कि ये कहीं अगर इमोशनल फैक्टर जो होता जा रहा है, इस इमोशनल फैक्टर का फायदा आपके भतीजों को मिल जाए? क्या वो पीड़ित हैं, वो कैसे पीड़ित है? मतलब नहीं, वो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि पीड़ित है। ये पीड़ित तो भाई आप वो लोगों ने बना रखे। नहीं, मैंने नहीं, वो जो अपना भाषण देते हैं ना, नहीं, वो तीनों जो भाषण देते हैं, आपको आपने देखा होगा, लोगों को नैना सारी चौटाला बात जी रोने लगी इधर से। हालांकि उसके बाद ये बड़ा काउंटर आ गया, चाहे वो चौटाला साहब का हो, चाहे उनकी दादी जी का हो, है ना। ये तो दोनों तरफ से इमोशनल है। अब इस इमोशन में खेल कहाँ होगा? मतलब ये तो एक फैक्टर है। हिंदुस्तान के चौटाला लोग साहब की तरफ से कोई इमोशनल बात नहीं कही गई। चौटाला साहब ने तो जो बात कही है वो इसलिए कही है कि इनसे ज्यादा बड़े गद्दार नहीं हो सकते, इनसे ज्यादा बड़े कोई पार्टी का नुकसान करने वाले नहीं। चौटाला साहब में आक्रोश है, लेकिन आपकी माँ जो है, उनकी दादी हैं, उनकी जो चौटाला साहब की पत्नी है, उनमें एक ममत्व है, एक माँ का दर्द है बच्चों के लिए। तो माँ ने भी तो दोनों, और इधर वो माँ का दर्द है, उधर उनकी माँ जो है वो सभाओं में रो देती है। रोती नहीं, पड़पच करती है। अब सर मतलब चलो कोई और बात करो, छोड़ो इस इशू को, कोई राजनीतिक बात करो, बहुत हो गया इसमें। 3 कैंडिडेट खड़े हैं, जाट कैंडिडेट हैं, है ना, आपकी पार्टी से हैं। रेडू गोत्र सबसे ज्यादा है उनकी संख्या, खाप के हिसाब से भी देख लें। एक रणदीप सुरजेवाला वो पहुंच गए, एक दिग्विजय चौटाला वो पहुंच गए, और इधर से राजकुमार सैनी की तरफ से एक ब्राह्मण कैंडिडेट, और वो भी एक अच्छा कैंडिडेट है, यहाँ से तो लगातार जीतते रहे हैं म्युनिसिपल्स और तमाम दूसरे चुनाव में, और एक कमल मिड्ढा जो कभी आपके पार्टी से उनके पिताजी 2 बार एमएलए रहे। लगता नहीं है कि अगर तीनों आप लोग जम करके मैदान में रहे, है ना, तो जो डिवीजन ऑफ वोट है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। आप लोगों ने ना इस जाटवाद के नाम पे बहुत लोगों में जहर फैलाया। मैं बहुत दफा आपका चैनल देखता हूँ, खास करके आपकी जो भाषा है ठीक, वो बड़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में, जाट के नाम पे, और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि आप इस तरह की बात कह करके इस प्रदेश को चीफ मिनिस्टर तो जाति के नाम पे बांटने की कोशिश में लगा हुआ है। कम से कम आप तो, आपसे छोटा सा निवेदन करूं? 1 मिनट में मेरी बात कर जी ठीक है। आप लोगों को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। इसलिए नहीं कहनी चाहिए कि जो जाट हैं, जाटों के गांव के अंदर हर बिरादरी के लोग रहते हैं। किसी भी गांव के अंदर आप जाओगे, आपको एक जाति विशेष के लोग नहीं मिलेंगे। संख्या ज्यादा किसी की भी हो सकती है। गांव में हरी चमार भी मिलेगा, गांव में वाल्मीकि मिलेगा, धानक मिलेगा, सभी गांव मिलेंगे। में आपको खत्ती मिलेगा, तरखान मिलेगा, नाई मिलेगा, धोबी मिलेगा। वो इसलिए मिलते हैं कि इनके बिना किसान का खेत में काम करने वाले का काम नहीं चल सकता। आप बजाय जाट शब्द यूज करने के किसान की बात करो तो वो ज्यादा अच्छी है। चलिए ठीक है। मैं किसान मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है। नहीं ठीक है, मैं मानता हूं। मैं अभय जी जो आंकड़े देता हूं या बात करता हूं, है ना, मैं अपने मन से नहीं करता हूं। मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूं, आंकड़े देखता हूं, रिजल्ट देखता हूं। नगर निगम अभी बहुत तो पुराना चुनाव नहीं है, अभी आए हैं सामने, और जिस तरह की भाषा और जिस तरह की बात नेता करते हैं, मैं तो उनको जोड़ करके तमाम चीजों को देखने की कोशिश करता हूं। आप कह रहे हैं कि जाट मत बोलिए, किसान बोलिए, चलिए मैं किसान बोल देता हूं, है ना। किसानों के वोट में डिवीजन होगा और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। आप पिछले चुनाव का जींद का क्या रिजल्ट है? क्या है? आपके जो उम्मीदवार थे कृष्ण मिड्ढा, 31,000 समथिंग मिला था वोट, है ना। अधिकतर वोट आया था 20-25,000 के लगभग आया था गांव से, और शहर से 5-7 हजार वोट जो भी आया। बीजेपी के कैंडिडेट 2-2.5 हजार वोट से हार गए थे। मैक्सिमम वोट आया शहर से और कुछ वोट आया गांव से। जितना मिड्ढा जी को शहर से आया उतना
सुरेंद्र बरवाला जी को गांव से आया, और फिर मैं जाट नहीं बोलूंगा, मैं किसान ही बोल देता हूँ। अब और सुन लो अगली बात। हाँ। उस वक्त तो एनएलडी अकेली चुनाव लड़ी थी। अब बीएसपी हमारे साथ है। उसका भी 13,000 कुछ समथिंग वोट है। हाँ। उसको और उसके साथ जोड़ो। तो फिर आप मुझे बताओ कि डिवीजन कहाँ है? जो आप बताओ ना मुझे डिवीजन। किसानों की बात हमारा तो करते हैं, 13,000 वोट और जुड़ा है। 13 नहीं है, वो 13 की जगह 23 होके आएगा। 23-33 हो जाए। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि गणित तो यही होता है ना सर पॉलिटिक्स में। वोट ऑफ डिवीजन ये आपने भी तो कैलकुलेट किया होगा। हमने सारी चीज देख करके ही फैसला लिया। अब अगर मैं ये कह दूं, मैं तो रूखा आदमी हूं सर, मैं तो, आप सब लोग कहता है कि मतलब मुझसे ज्यादा रूखा और कोई नहीं है। अब अगर आप जींद में बात करें तो बनिया और वैश्य, फिर कहेंगे कि आप फिर जात की बात कर रहे हैं। बनिया और मतलब अग्रवाल और पंजाबी, क्योंकि उन सर 19-20 का है, ये नहीं है कि उनका कोई झगड़ा है, उनका बिजनेस इंटरेस्ट क्लैश होता है शहर में, तो ये दोनों कभी नहीं हो सकते। अब आप बोलेंगे आप ऐसी बात कर रहे हैं, मेरे पास रिपोर्ट है, मैं तो खोजी पत्रकार, आपने ही मेरा नाम कर दिया है कि आजकल सब लोग ये कहने लगे। अब कल एक मीटिंग हुई शहर में, है ना, एक जाति विशेष की, मैं जाति बोल रहा हूं एग्जैक्ट, और वहां पर एक कैंडिडेट को ही बुलाया, एक पार्टी वाले ने किया, और सब भड़क करके वहां से चले गए। वो वीडियो हो सकता है आज वायरल भी होने वाला है, जो मेरी सूचना है उसके मुताबिक वो तो वायरल हो गया, तो ठीक है। अब ये सारे इक्वेशंस हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? आज यहाँ पे जो लड़ाई है ना, वो इस बात की नहीं है कि कौन किस जाति का है। आज अपने और पराये की लड़ाई है यहाँ। मैं आपका सुरजेवाला के साथ वो देख रहा था इंटरव्यू जो है, ये प्रोग्राम जो आप मेरे साथ बैठ के कर रहे हो, वो यहाँ बड़े बड़े समीकरण बता रहा था। आपने एक सवाल छोड़ दिया, पूछा नहीं कि आप कैथल से विधानसभा के सदस्य हो, और विधानसभा की अब तक 70 से ज्यादा सीटिंग हुई है। आप कितनी सीटिंग में गए? 5-7, 6 में गया। 6 में 5 में बाहर हाजिरी लगा के वापस चला गया। एक में अंदर गया था, वही क्वेश्चन आवर से पहले विवाद खड़ा करके बाहर चला गया। तो उससे ये पूछना जरूरी था कि अगर यहाँ से विधानसभा के सदस्य बन गए तो फिर विधानसभा में नहीं जाओगे। उसने एक बात और कही थी, एक पत्रकार ने ये पूछा था, उसने कहा कि उस विधानसभा में तो लोग आपस में जुतम जुत होते हैं, मैं इसलिए नहीं गया। इशारा आपकी तरफ था। चलो किसी की तरफ हो, हाँ। उनकी पार्टी पे भी था उसका ना। हाँ, दोनों तरफ होती है, दोनों तरफ है, पूरे सदन पे होती है। हाँ, ठीक है। लेकिन उससे ये भी तो आप पूछ सकते थे कि जिस विधानसभा में जुतम जुत होते हैं लोग, तो चुनाव लड़के क्या करेगा? तो फिर वहां जाने को परेशान क्यों है? क्या फायदा तेरा? जी, ये सारी बातें पूछनी बहुत जरूरी होती है कि तुम्हारी सोच क्या है। वो सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है कि उसको पंजाब से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, जहाँ नई स्टेट नया जो राज बना है, कि वहां से उसको इस चुनाव के माध्यम से पैसा मिल जाए। तो पैसा इकट्ठा कर रहा है, चुनाव थोड़ा ही लड़ रहा है। वो आप भी जानते हैं कि वो कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। है ना, रात 11 बजे वाई नॉट यू, राहुल गांधी का एक ही लाइन का था, डिक्लेयर। खैर, वो जो आपके सामने बैठ के कहता है मैं 4:30 बजे तक गाँव में रहता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ जी, वो सिर्फ वहां तक ये मैसेज दे रहा है कि मैं बड़ा सीरियसली लड़ रहा हूँ इसको। हाँ, वो कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। हाँ, ये राहुल गांधी भी जानते हैं कि जिनका चुनाव कांग्रेस सीरियसली ही लड़ रही है। ये जब आप कहते हैं ना कि बाहरी बनाम देसी, मतलब यहाँ के लोकल, हमारे पास जो कैंडिडेट है वो लोकल है, बाकी सब कोई 400 किलोमीटर से आया है, कोई कहीं से आया। सर अब फिर वो दाव लगाना चाहते हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि इनका वोट लेकर के कहीं हम सरवाइव कर लें। हाँ, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, समझूं। देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, वो भी तो इस धरती पर लड़ चुके हैं। उनका स्टेचर देखो ना आप। सर नहीं, आप वो आए ना बाहर से। यार आप एक चीज को क्यों नहीं समझते? ये बाई इलेक्शन है जी, और बाई इलेक्शन के अंदर जिस आदमी का स्टेचर होगा जितना बड़ा, हाँ, वो ही जाके लड़ेगा। हाँ, तो आपको रणदीप जो है, ठीक है, मुकाबला तो नहीं हो सकता है ओम प्रकाश चौटाला की बात, मैं कह रहा हूं कि मुकाबला नहीं हो सकता है।
आज की परिस्थिति में कांग्रेस के विद इन कांग्रेस ये सब भाई राहुल गांधी जी ने भेजा है। कोई बात आगे ना। अरे कभी हनुमान हुड्डा साहब के थे, आजकल हनुमान राहुल गांधी के हैं। मैंने आपको बताया ना जी। कि आप कोई उनके स्ट्रेचर की बात करो। अच्छा चलिए, नंबर 1 2 3 बताइए। किस आदमी की तुलना आपने किससे मैंने तुलना नहीं की, मैं पहले ही कह दिया कि तुलना, मैं जानता हूं ना आपको, मैंने तुलना नहीं की, पहले ही कह दिया। कांत चौधरी देवीलाल, कांत चौधरी ओम प्रकाश, मैंने तुलना नहीं की, मैंने तुलना नहीं की। अच्छा मुझे ये बता दीजिए सर, अब आपके भी जाने का वक्त हो रहा होगा, मैं देख रहा हूँ कि लोग उधर से बार बार इशारा कर रहे हैं। नंबर 1 2 3, अब मुझे पता है कि अभय जी दिल के बड़े साफ आदमी है। जब अपने और पराये के बीच में मुकाबला होगा, हाँ तो अच्छा, अपना वाला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बताइए। मैं नंबर 1 नहीं पूछ रहा हूँ, INLD। नंबर 2 3 कौन होगा? अब परायों का मैं क्या कह सकता हूँ? ये बच रहे आप। नंबर 2 3 4 बताइए सर। नहीं मैं क्यों बचूंगा? क्यों मैं ये कहूंगा कि ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, मतलब ये बात। अच्छा किससे मुकाबला है? मैं क्या लोगों के बीच में जब जाता हूं उनसे ये पूछता हूं साथ के साथ कि तुम्हारे गांव में नंबर 2 पे कौन है, तुम्हारे वार्ड में नंबर 2 पे कौन है? आप सर आप इतना कैलकुलेटिव और हिम्मत, और मतलब मैं तो कई बार कहता हूं कि दूसरी पार्टी के जो नेता हैं वो दिमाग से लड़ते हैं और अभय सिंह जी दिल से लड़ते हैं चुनाव। तो दिल क्या कहता है आपका? बता तो दिया मैंने आपको, अपने और पराये का है। लोग अपने वाले को अपनाएंगे और पराये को भगाएंगे। अच्छा, जितने पराये हैं सब पराये साथ। इसका मतलब नंबर 1 और 2 में तो कम से कम 40-50 हजार का डिफरेंस हो जाएगा फिर तो। अब ये तो आप बुद्धि लगाओ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, ये जो आप दिखाते हो सारा दिन जी, इसमें 99% लोग बाहर के आपसे आकर के इंटरव्यू करते हैं। अच्छा। कल मैं देख रहा था हेबतपुर गांव का, वहाँ 3-4 लड़के खड़े थे दाढ़ी सी वाले। मैं वहां से हट गया था। आपने ये भी सुना होगा, मैं हट गया था और एक आदमी जो नहीं बोल रहा था मैं उसके पास गया था, और उसके बाद आपने ये भी देखा होगा मुझे बोलते हुए कि जो शोर मचाते हैं पॉलिटिक्स में, गणित गुना भाग जब कैलकुलेट करते हैं नतीजों के लिए, तो पत्रकार इसलिए भी फंस जाते हैं कि उनकी नजर शोर मचाने वालों पे रहती है। मैं वैसा वाला पत्रकार हूं जो खामोश हैं, जो नहीं कह रहे हैं, मैं उसको जरा ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूं। आपने देखा नहीं है जो अब जैसे ये लोग कर रहे हैं आपके साथ, ये तो आपके पार्टी दफ्तर का वॉर रूम है। हाँ दफ्तर का, लेकिन बाहर के जिनके नहीं है। हाँ ये पता है मुझे। ये पता है आपको, आपने देखा होगा मैं उस कार्यक्रम में पूछता हूँ कहाँ घर है, कई बार पूछ देता हूँ कि तुम्हारा वोटर वो कितना है, कहाँ है, ये मैं तसल्ली करता हूँ। और जहां मुझे भनक लग जाती है कि आप बाहर के हो तो फिर अपने इलाके वाला बता दो। परसों का एक वाक्य है जी, मैं रूपगढ़ गांव में गया हुआ था और उस गांव से कोई 20-30 लड़के साइकिलों पे पैदल झंडे लेकर के चल रहे थे। उससे किसी ने, गांव के आदमी ने पूछ लिया कौन से गांव के हो, तो उन्होंने रूपगढ़ के साथ ही लगता अजीतगढ़ कह दिया वहां के है। और साथ के साथ ही उन्होंने एक गांव का रास्ता और पूछ लिया कि उसका रास्ता कौन सा है। वो बोले रे बड़े झूठे हो तुम तो भी, अगर अजीतगढ़ के हो तो तुम्हें तो यहाँ के हर गांव का पता होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए कौन मुझे से गांव की तो कौन सी सड़क है। वो क्या है पांडु पिंडारी, वहां पर एक गाड़ी में मुझे कुछ लोग, मैं तो हाथ दे दिया गाड़ी पर, रुके, बोले कि जी मैं जा रहा हूँ फलाने आदमी के लिए, फलाने पार्टी के लिए। हमने कहा रिश्तेदारी में, कहाँ से? बोला जी मैं उधर नरवाना और उधर फलाने जाते। तो हमने कहा ये रिश्तेदारी में जाकर राशन पानी का खर्चा बढ़ाते हो, कुछ वोट भी बढ़वा रहे हो? बोला जी सब मिल रहा है, जीत रहे हैं, फलाना ढिमकाना जो भी है। हमने कहा रिश्तेदारी में जाकर के सिर्फ चूल्हे का खर्चा बढ़वा रहे हो या कुछ मिठाई विठाई भी लेकर के जाते हो, फल फूल? तो स्थिति तो ये है। और अभय जी, लोकतंत्र में और सोशल मीडिया के बाद लोग बहुत समझदार हैं, लोग समझ जाते हैं कि कुल मिला के स्थिति क्या है। रिश्तेदारी की भी सुन लो फिर जी। कल की बात है, मोरों का गांव है एक जाजवान, उस गांव के अंदर रणदीप सिंह सुरजावाला के कोई वोट मांगने के लिए गए, जो 90 साल पुरानी रिश्तेदारी बता रहे थे।
उन्हीं की बताई हुई बात है। वो जब उनके पास गए, उन्होंने जब बात करी भी हमारी ये रिश्तेदारी है, हमारी फलानी दादी थी, बुआ थी, क्या था, तो उन्होंने आगे से कहा कि चलो मान ली थारी रिश्तेदारी, लेकिन ये 10 साल सुरजेवाला जब मंत्री था, पहले इसका बाप जब मंत्री था, तब रिश्तेदारों तुम कहाँ थे कहे, तब नहीं आए कभी हमारे पास है, भी कोई थारा काम है तो बताओ करवा दे। अब तुम रिश्तेदारी की दुआई देना आगे, चाहे चुए पी लो, अपने घर न जाओ, इस सुरजेवाला ने भी साथ ले जाओगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभय जी का टाइम भी हो रहा है, इन्हें जाना भी है, तो यह मुलाकात होती रहेगी। लेकिन मैं आपसे अक्सर ये कहता हूं कि लोकतंत्र में असली मालिक आप हैं। ये नेता बड़े इसलिए होते हैं या छोटे इसलिए होते हैं कि हमारी और आपकी वोट की ताकत से ये नेता बड़े होते हैं या फिर उनका स्तर कद छोटा होता। 28 तारीख को वोट जरूर दीजिए अपने अपने मतदान केंद्र पे। संविधान में ये सबसे बड़ा अधिकार हमें मिला हुआ है। और हाँ, चुनाव समझना है तो जनता टीवी जरूर देखते रहिए। चुनाव का मतलब है जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। वो जो एक और चीज बता देता हूँ आपको, वो जो अपने आप को पीड़ित बताते हैं, जो इमोशनली लोगों के बीच में खड़े होकर के कहते हैं कि हमें घर से निकाल दिया। हमने घर से नहीं निकाला, हमने तो एक को एमपी बनाया, एक को एमएलए बनाया, एक को इंसो का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, एक को पार्टी का महासचिव बनाया। घर में 4 मेंबर थे, चारों को न्यारी न्यारी जिम्मेवारी दी थी। उन चारों की इन जिम्मेवारियों से भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। वो तो इस जल्दी में हो गए कि भाई हमें तो सीधा ही चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। चीफ मिनिस्टर के नारे लगे, अब नहीं लगाते नारे आजकल, आया आया सीएम। पूछना उनसे अब क्यों नहीं लगाते, क्योंकि वो जो सारी चीजें थी वो केवल पार्टी से भागने के लिए किया गया था, प्लान था। हाँ, प्लान था कि कैसे यहाँ से निकला जाए। ये सब चीजें करेंगे तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा, एक्शन होगा तो तुम बाहर निकल जाओगे। अब क्यों नहीं लगते वो नारे, कहाँ गए वो लोग? है तो वही सारे के सारे। पूछो तो सिर्फ जाके तो क्या नहीं मिला तुम्हें? 25 साल की उम्र में एमपी बन गया। क्या एमपी अपने बलबूते पे बन गया था? अगर हमारा सिंबल नहीं होता और चौटाला साहब की टिकट ना होती, पार्टी की हमारी टिकट नहीं होती, हम उसकी सारे मदद नहीं करते, वो कैसे बन जाता? ये सब चीजें ड्रामा है, दिखावा है। ये भागने के रास्ते थे। कहना तो नहीं चाहिए, सेक्रीफाइस भी तो दिया था आप लोगों ने, कई हमने तो बहुत कुछ दिया कैंडिडेट्स का। चलिए, मैं उस पे हमने तो ज्यादा बहुत कुछ दिया जी, लेकिन पचा नहीं पाए बेचारे। चलिए अब कहीं ना कहीं जी बिक गए। चलिए, वो फाइनल धन्यवाद नहीं था, अब ये वाला फाइनल शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार देखते रहिए जनता टीवी। और एक बार फिर कह दे रहा हूँ, चुनाव का मतलब जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।